Hello, my dear students. I welcome all of you on WS Academy, and this is MCQ series for Indian Polity. And इसमें हम जो आज टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आपके सिलेबस में है, राइट। प्रीवियस टॉपिक में हमने जो है प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में MCQs। हम जो है मैं रिपीटेड MCQs करेंगे सो दैट कि आपको सारी चीज़ें याद रहें। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हेयर. The Right to Education Act 2002 was introduced to help which of the following group of society? जो राइट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2002 में आया, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चेंज आई। उसको हम 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, 2002 का 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इसी के थ्रू फिर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन भी जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंट्रोड्यूस किया गया। तो बोला जाता है कि जो राइट टू एजुकेशन आया ना, ये 2002 में आया, और इसमें जो है किस ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लिए हेल्प इंट्रोड्यूस की गई। आपको पता है राइट टू एजुकेशन मतलब कि एजुकेशन का हक देना। तो ऑब्वियसली एजुकेशन तो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग तो नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो एजुकेशन का हक किसको चाहिए? ऑब्वियसली जो है एक एज ग्रुप को ही चाहिए, है ना। तो ऑप्शंस आर चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 years, ऑल adults who could not get formal education, college going teenagers, female students studying senior secondary school, those who are interested in technical education. Choose the correct answer and write it in the comment section. And yes, the right answer is option A, children of age of 6 to 14 years, 6 से 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनको राइट टू एजुकेशन देने के लिए। आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन मिलती है, राइट। और आर्टिकल 21A भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, और DPSP में हमारे यहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा ये है करेक्टली मैच करके है? ऑप्शन 1, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है सिटीजनशिप के साथ, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, राइट। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स, ये सही है। पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स, ये गलत है। पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि पार्ट 3 डील करता है किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स के साथ। मैंने आपको ट्रिक भी पढ़ाई है, जिस पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे याद रखेंगे, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे याद रखेंगे। जिसे नहीं देखा है वो सर्च करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। और पार्ट 4A जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है, ये सही है। पार्ट 2 जो है ना ये सिटीजनशिप के साथ डील करता है, पार्ट 2। दिस इज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, पार्ट 2। एंड पार्ट 5 जो है ना वो इसके साथ वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ डील करता है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है इनके साथ पार्ट 4 डील करता है। तो पहले पार्ट 2 आता है सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 DPSPs एंड पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए। सो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ऑप्शन बी, पार्ट 4A डील करता है किसके साथ? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ। तो इसका मतलब पहले हमारे क्वेश्चन में सिटीजनशिप के बारे में लिखा है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और उसके बाद DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है बच्चा लोग? ओके। In which year fundamental duties of citizens were introduced by the 42nd Constitutional Amendment Act? तो in which year, किस ईयर में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है सिटीजन्स के, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको इंट्रोड्यूस किया गया? और इंट्रोड्यूस कैसे उनको किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1980, 1976, 1977, 1975। एंड द राइट आंसर इज शाबाश। मैंने आपको बार बार बोला जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, इससे बहुत सारी चेंज हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था, और उसके बाद जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसने ये वाली चेंजेस, बहुत सारी चेंजेस वापस लाई। ठीक है, तो ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ ना, ये 1976 में हुआ, और फिर जो 44th वाला हुआ वो 1978 में हुआ। ठीक है, शाबाश। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इनको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अमेंड करके इनको लाया गया।
अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है? ऑप्शन 1, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, राइट, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर क्या ये है? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। देख लीजिए, ये भी है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये बिल्कुल हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी लिखा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज वाले चैप्टर में, आपने पढ़ी होगी। और टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, ये भी लिखा गया है। टू वोट इन द पब्लिक इलेक्शंस इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, सो दिस इज नॉट करेक्ट एंड यहाँ पे आंसर यही है। ठीक है, ओके। कल मैंने आपको प्रियम्बल पे एमसीक्यूज कराया, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स था उसका, जिसने नहीं देखा वो पहले जो है जाके देख ले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। Fundamental duties are enumerated in Part 4 of Indian Constitution. Article 51A explains 11 duties of every citizen of India. Fundamental duties are part of fundamental rights. देख लीजिए, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑब्वियसली ये ठीक है, क्यों? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में आता है। ये अलग से चैप्टर है, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये कहीं हद तक सही है, पार्ट 4 में ही है, पार्ट 4A में है ना। अगर हम इसको गलत मानते, लेकिन इससे ज़्यादा गलत एक स्टेटमेंट यहाँ पे, तो पार्ट 4 में ही है, पार्ट 4A में, राइट। आर्टिकल 21A एक्सप्लेन्स 11 ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो ये भी सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये गलत है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज अलग पार्ट में है और फंडामेंटल राइट्स अलग पार्ट में, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, वो जस्टेबल है, आप कोर्ट जा सकते हो अगर आपको वो वायलेट होती है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टेबल, दे आर नॉट जस्टेबल, राइट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, बाय व्हाट टर्म द 10 commandments ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर कॉल्ड? जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो कमांड्स दी गई, कमांडमेंट्स दी गई, 10 कमांडमेंट्स दी गई, उनको हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो बेसिकली जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो 10 कमांड्स दी गई, कमांडमेंट्स दी गई, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। आप बोलोगे मैम आपने अभी बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, लेकिन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसके थ्रू 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। फिर 11th फंडामेंटल ड्यूटी को 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में ही इसको 11th फंडामेंटल ड्यूटी को इंट्रोड्यूस किया गया। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, फिर 11th को बाद में ऐड किया गया। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज वाला चैप्टर हमारे हैं 11th शेड्यूल में और पार्ट 9 में, और उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज आता है 12th शेड्यूल में और पार्ट 9A में। ठीक है, और इनको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत राज को जो है इंट्रोड्यूस किया गया और म्यूनसिपैलिटीज़ को 74th अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकलेंगे। राइट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द एग्जिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ऑब्वियसली मैंने आपको बोला 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। ठीक है, ओके। By which constitution amendment act fundamental duties of citizen are included in a constitution? Obviously 44th, 42nd, 73rd, 56th, तो इनको ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1976 में हुआ, और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया पार्ट 4A में। देखो, आप बोलोगे मैम ये तो इजी है, रिपीट हो रहे क्वेश्चंस, तो मैं चाहती हूँ बार बार आप ये पढ़ें और सो दैट कि कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आपके माइंड में। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, और इससे राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 जो है
उसको फंडामेंटल राइट से डिलीट किया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, उसमें क्या हो गया था, पंचायती राज जो है इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ओके। The 42nd Amendment Act has incorporated into the Constitution of India a new chapter on, obviously, none of these administration of union territories, formation of interstate councils, fundamental duties. तो this will be the right answer, option D, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। और जो ये है ना इंटरस्टेट काउंसिल, इसके लिए हमारे पास 263 आर्टिकल है, प्रेजेंट इंटरस्टेट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड्स, जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर है उसमें क्या क्या है, ड्यूटी टू स्टिक टू पोलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट वन कंटेस्टेड इलेक्शन, ड्यूटी टू वोट इन जनरल इलेक्शन, ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल ideals which inspire our freedom movement, duty to promote sense of fraternity among the people। तो क्या है हमारे इसमें, देख लीजिए, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला चैप्टर ना उसमें कोई चीज़ पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड नहीं दी गई है, ना ही टिकट के बारे में। हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला चैप्टर है उसमें कोई जनरल इलेक्शन और वोट बिल्कुल के उसके बारे में नहीं लिखा गया है। हाँ, उसमें लिखा गया है ड्यूटी टू चर्च एंड FOLLOW, फॉलो द नोबल आइडियाल्स इन विच इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम मूवमेंट। जो हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है उसको किस चीज़ ने, किन आइडियाज़ ने इंस्पायर किया, उनको हमें फॉलो करना है, उनको हमें चेरिश करना है। तो दिस इज़ द राइट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर here, right? Okay. Which one of the following is not a fundamental duties? इनमें से देखो, ये इससे आपको जो है जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना वो आपको याद रहेंगी। इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम। देखो, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये बिल्कुल लिखा गया हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, है ना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्कुल लिखा गया है इसमें। टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम ये भी बिल्कुल है। और आपको पता है जब भी नेशनल एंथम जन गण मन गाया जाता है, चाहे थिएटर हो चाहे कोई प्रोग्राम हो, सब हम उठते हैं और रेस्पेक्ट की देते हैं, है ना। अच्छा, टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स और प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, ठीक है, ओके। आई थिंक तो आप मैं ये चेक भी करती हूँ एंड दिस विल बी द आंसर एज पर द माई दिस नॉलेज, दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्यूमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन? फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल डील करता है? सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन आर्टिकल 51A, ठीक है। तो देख लीजिए आपका जो ये है फंडामेंटल राइट्स के साथ आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ पार्ट 3 में। उसके बाद आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक डील करता है DPSPs में पार्ट 4 में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में। उसके बाद आर्टिकल 51A इसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पार्ट 4A में। सो आर्टिकल 51A विल बी द राइट आंसर, ठीक है। शाबाश, आप लोगों को तो फिर भी अच्छा खासा होल्ड है इस पे, पॉलिटी पे। मैंने पढ़ाया भी है बैच में, BLW बैच में। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? अभी हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। पहले 10 ऐड की गई थी, फिर उसके बाद 11th को ऐड किया गया, तो हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट। The fundamental duties are mentioned in the following part of the Constitution of India. फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस पार्ट में रखा गया है? ऑब्वियसली पार्ट 4A में। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है, पार्ट 4 में DPSPs के बारे में, और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर हम पार्ट 5 की बात करेंगे तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट का दिया गया है, ठीक है, और पार्ट 6 में स्टेट्स का, ठीक। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है ना पॉलिटी में, राइट, तो मेरे होते हुए मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लेना जो VLW का सिलेबस है उसमें कौन सा पार्ट जो है आपको सही से नहीं आता है पॉलिटी का, तो आई विल श्योरली मेक अ मैराथन लेक्चर ऑन दैट, ठीक है। तो मैं मैराथन लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको पूरा सिलेबस भी नहीं आता है ना, आप लिख लो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आई एम हेयर टू हेल्प यू, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है।
देख लीजिए, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। हमें देखना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। देख लीजिए, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू रिट जुरिस्डिक्शन। तो क्या हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिट जुरिस्डिक्शन के थ्रू एनफोर्स कर सकते हैं? मतलब उसका मतलब होता है, क्या अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट होती है, क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। आपको एक टर्म देखी होगी, जस्टेबल। जस्टेबल, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टेबल। फंडामेंटल ड्यूटी जस्टेबल नहीं है। यू कैन नॉट गो टू कोर्ट, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे बात होती ना फंडामेंटल राइट्स की, तो वो जस्टेबल है। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट कोई वायलेट करेगा, आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टेबल नहीं है। यू कैन नॉट गो कोर्ट, आप रिट जुरिस्डिक्शन के थ्रू इसको क्या एनफोर्स नहीं करा सकते। सो स्टेटमेंट 1 जो है ना वो गलत है। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टेटमेंट 2। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्मड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंस इट इज अडॉप्शन। ये गलत है। जो स्टेटमेंट 2 है ना, ये भी गलत है। क्यों? ये बोलता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है, सिंस जब हमने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949, बोलता है कि स्टेटमेंट 2 बोलता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? हमें पता है इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गलत है। अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पे। Fundamental duties have become part of Constitution of India in accordance with the recommendations of Swaran Singh Committee। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ये बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, उनको ऐड किया गया स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी को सेटअप किया गया था और उन्होंने रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज एक चैप्टर होना चाहिए, तो उनके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। अब आती है स्टेटमेंट 4 पे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हाँ, बिल्कुल सही है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये सिर्फ हमारे सिटीजन्स के लिए हैं, ये बाकी फॉरेनर्स के लिए नहीं है। सो स्टेटमेंट 3 एंड 4 आर करेक्ट। जो 1 and 2 है ना, वो इनकरेक्ट है। सो यस, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। स्टेटमेंट 3 and 4 आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया? इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, बताइए? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, abolition of untouchability, free and compulsory education for children, separation of judiciary from executive। देख लीजिए, abolition of untouchability हमारे क्वेश्चन में अंडर आर्टिकल 17 दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी में। ठीक है, तो आर्टिकल 17 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, वो भी मैंने आपको बोला 21A आर्टिकल, एंड DPSP में भी है एक जगह पे। एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है ना, वो आर्टिकल 50 है DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है ना, दिस इज द राइट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। राइट, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है इंडियन पॉलिटी या समझ नहीं आया है पूरी तरह से, या क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ठीक है, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन और टॉपिक्स का नाम लिख लीजिए। आई विल जो है मेक अ मैराथन सीरीज, या मैं आपको इन डिटेल टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल। So another question is, it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment. This statement refers to which of the following articles of the Constitution of India? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ड्यूटी है हर एक सिटीजन की। ये किस आर्टिकल को रेफर करता है? तो ऑब्वियसली मैंने आपको अभी बताया, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। सो इट विल डील विद आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल 51A एक ही आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ डील करता है। सो आर्टिकल 51A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, तो इट डील्स विद आर्टिकल, इट कम्स अंडर आर्टिकल 51A। ठीक है, ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस लेड डाउन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमें इन स्टेटमेंट्स में देखना है कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन नहीं है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, अभी हमने पढ़ा, ये बिल्कुल है ना। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। सो दिस विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो अच्छा, स्टेटमेंट 3 पे आते हैं। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी,
टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। आप लोगों को वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बिल्कुल ज़बानी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तो इस हिसाब से क्या आंसर रहेगा। तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है। तो सेकंड, अगर आपको इतना समझ आएगा ना कि सेकंड गलत है, सेकंड आप एलिमिनेट करोगे, वहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, 1, 3 एंड 4 ओनली, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो बाकी 3 स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन, consider the following statements. There are 11 fundamental duties laid down in the Constitution of India for every citizen of India. तो बिल्कुल ये सही है, और ये बिल्कुल सही है, हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है सिटीजन्स के लिए। ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर डायरेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भी सही है, क्योंकि हम इसको एनफोर्स नहीं करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नहीं होती है, मैंने आपको अभी समझाया जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपको फंडामेंटल राइट कोई वायलेट करेगा ना, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते। स्टेटमेंट थर्ड, वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज टू कास्ट हिज और हर वोट इन जनरल और स्टेट इलेक्शन सो एज टू मेंटेन वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया। नहीं, स्वारण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी इसके लिए, लेकिन इसको नहीं रखा गया। ये दिस इज नॉट करेक्ट। ये राइट टू वोट और पॉलिटिकल पार्टी या टिकट्स के रिलेटेड कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हमारे पास। सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो यस, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, शाबाश। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये बहुत इजी, अब आपको ये बहुत इजी लगेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वारण सिंह कमेटी। स्वारण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ऑब्वियसली पता है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और 12th शेड्यूल मैंने आपको बोला था, इसमें म्यूनसिपलिटीज का कॉन्सेप्ट आता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में आती है, और फंडामेंटल राइट्स ऑब्वियसली ये जस्टिसेबल है पार्ट 3 में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा फंडामेंटल ड्यूटी। स्वारण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे इनको ऐड किया गया था। इन विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एंशंट द फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी मैंने आपको पढ़ा है पार्ट 4A में। अच्छा, पार्ट 4 में क्या है बता सकते हैं, आपको याद है DPSPs। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3A नहीं है, तो बस ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। Who among the following amendments added the fundamental duties as per the recommendation of Swaran Singh Committee? तो आपको पता है 42nd Constitutional Amendment Act 1976, तो इसके थ्रू ऐड किया गया। Safeguarding the public property, developing scientific temper and promoting communal harmony come under which of the following? Obviously ये सारे तीनों क्या है, ये तीनों फंडामेंटल ड्यूटीज है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आएगा। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ है ना, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन में किसके अंडर आएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंडर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर, 7th शेड्यूल के अंडर। तो आपको पता है हमारे वाइल्ड लाइफ को बचाने का जो बोला गया है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी, और 7th शेड्यूल में भी आता है, ठीक है। ऑब्वियसली ये एक आइटम है 7th शेड्यूल में। आपको पता है 7th शेड्यूल में क्या होता है? 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट, है ना। तो इनमें एक आइटम भी है वाइल्ड लाइफ का। तो यस, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, ओके। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। कल मैंने आपको प्रियम्बल पे MCQs कराया, जिसने वो नहीं देखे वो जाके देख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, इंडियन पॉलिटी MCQs फॉर JKSSB VLW, ठीक है। बाकी डू राइट इन द कमेंट सेशन कि आपको इस आज का सेशन कैसा लगा, एंड डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस सीरीज और नॉट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।